नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं जो हिंदुस्तान के महान परंपरा वाले देश को शर्मसार करने वाला है। आखिर क्या हो गया हमारे देश को, जहां पर कभी इंसान जिसकी कीमत गरीब हो अमीर हो कोई भी हो एक समान होती थी, आज उसकी मौत की नहीं उसकी जान की कीमत भी उसके आर्थिक आधार पर और वो शहर में या गांव में रहता इसके आधार पर हो रही। एक तरफ तो हम चांद पे जा रहे हैं, एक तरफ पर हम मंगल पर जाने की बात करते हैं, एक तरफ हमारे यहाँ पर दुनिया के लंबे चौड़े बड़े एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे देश में हम डेड बॉडी को एम्बुलेंस नहीं दे पा रहे। एक तरफ हम एक मेडल जीतने के लिए ओलंपिक का 96 करोड़ रुपए खर्चा करते हैं, लेकिन एक जान बचाने के लिए हमारे पास एक डॉक्टर की सुविधा नहीं है। तमाम विरोधाभासों के बाद मन खिन्न होता है कि 70 साल की आजादी ने आखिर क्या दिया? क्या यही आजादी है? और इस आजादी से हम वास्तव आजादी तक कब जाएंगे? क्या हुआ हिंदुस्तान को, इस पर चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं पर आज का ये बिंदास बोल केवल सरकार नहीं समाज की स्थिति पर भी प्रहार करना चाहेगा। हम और आप अगले घंटे तक इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले मुद्दा, क्यों मानव में मानवता खत्म हो रही है? क्यों इंसान संवेदनशीलता खोता जा रहा है? क्यों व्यक्ति इंसानियत के फर्ज से दूर होता जा रहा है? क्यों पैसा ही लोगों के लिए भगवान हो गया है? क्यों मानव की सहायता से दूर भाग रहा है? क्यों जिम्मेदार लोग मानव धर्म को अपनी जिम्मेदारी नहीं मान रहे? जी हां, मानवता को शर्मसार करने वाली कई घटनाओं ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। यह बात सही है कि मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटनाएं नई नहीं है। पहले भी ऐसी घटनाएं घटती रही हैं। पहले भी इंसान अपनी जिम्मेदारियों और इंसानियत से भागता रहा है, लेकिन अब हमारा समाज एक सभ्य समाज का आईना बन रहा है। ऐसे सभ्य समाज में जब इंसानियत शर्मसार हो तो सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि सुविधाएं भी बढ़ी हैं और इंसान भी शिक्षित हुआ है। जब शिक्षित व्यक्ति और सुविधाओं से संपन्न समाज में इंसान इंसान की सहायता ना करे तो शर्मनाक ही कहा जाएगा। चाहे अस्पतालों में डॉक्टर की लापरवाही हो या फिर दूसरे जिम्मेदार लोगों की लापरवाही, जब कोई असहाय व्यक्ति सहायता के लिए गुहार लगाता रहे, लोग सहायता करने के बजाय उसे देखते हुए उसके पास से गुजर जाएं, सहायता करने के बजाय उसके सिर्फ फोटो वीडियो बनाते रहें और इंसान इंसानों के बीच में सहायता के लिए गुहार लगाता हुआ तड़प तड़प कर मर जाए, तो ऐसे में इंसानों को क्या कहेंगे आप? ऐसे इंसानों को तो पशु भी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जानवर भी जानवर की सहायता कर देता है। दिल्ली में एक व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल हो जाता है, लोगों से सहायता की गुहार लगाता हुआ तड़प तड़प कर मर जाता है, मगर कोई उसे अस्पताल तक नहीं पहुंचाता। उड़ीसा में दाना माझी एम्बुलेंस न मिलने पर अपनी पत्नी के शव को 12 किलोमीटर कंधे पर लेकर जाता है। सुविधाओं की कमी से भी ये घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सुविधा संपन्न लोगों ने दाना माझी को शव ले जाते नहीं देखा। लोग देखते रहे, मगर सहायता के लिए कोई आगे नहीं आया। वहीं यूपी में एक सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने बच्चे को इसलिए इंजेक्शन नहीं लगाया क्योंकि उसकी मां के पास 20 रुपए नहीं थे। इससे 7 साल के बच्चे की मां की गोद में ही मौत हो गई। क्या बीती होगी उस अभागी मां पर? अगर उसके पास 20 रुपए होते तो शायद उसका लाल बच जाता। वहीं यूपी में ही एक बाप अपने बेटे को सहायता न मिलने से कंधे पर ही लेकर अस्पताल भागता है, लेकिन डॉक्टर बिना चेकअप के बच्चे को मरा घोषित कर देते हैं। अगर उस बाप के पास गाड़ी होती तो शायद वो अपने बेटे को जल्दी अस्पताल ले जाता। वहीं हर राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल है। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लगी हुई है। ऑपरेशन थिएटर ऑपरेशन नहीं कर पा रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड नहीं है। मरीज सड़कों पर रात गुजारने को मजबूर हैं। यूपी के बदायूं में एक गर्भवती महिला सड़क पर ही बच्चे को जन्म देने को मजबूर है, क्योंकि अस्पताल ने बेड न होने की वजह से महिला को एडमिट नहीं किया। क्या ये सारी घटनाएं हमारे नेताओं और सरकारों को दिखाई नहीं देती? क्या देश के बड़े बड़े व्यवसायी सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही तमाम प्राकृतिक संसाधनों पर अपना कब्जा जमा रहे हैं? क्या देश और समाज के लिए उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है?
क्या सुविधाएं सिर्फ संपन्न लोगों के लिए ही बाकी हैं? तो यह मुद्दा है और इस मुद्दे पर हम चाहेंगे कि हिंदुस्तान बोले, मन से बोले, दिल से बोले और सच्चाई के साथ बोले कि क्या यह हमारा हिंदुस्तान है, क्या यह हमारा परिचय है। हमारी ऐसे फोटो और खबरें दूसरे देश अपने देश में दिखाकर कहते कि यह हिंदुस्तान है। आखिर हमको सोचना पड़ेगा, सरकार के नकारात्मकपन पर केवल चुप बैठ के या प्रहार करके नहीं, अपने दिल पर हाथ रखकर भी पूछना पड़ेगा कि क्या इसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूं। आपको घटनाएं याद दिलाते हैं, वैसे आपने सुनी होगी, इसलिए सारी घटनाओं पर एक साथ नजर डालते हैं। देखिए आपके सामने यह घटना है। चलिए कुछ घटनाओं को आपके सामने हम एक एक करके लेके आएंगे, लेकिन उसके पहले हम चलते स्टूडियो में हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता नरेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रीति नैयर जी भी सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जुड़ी हुई है। आप लोग भी बड़ी संख्या में हमारे साथ फोन पर, स्काइप पर, सोशल मीडिया पर जुड़े हैं। पहले नरेश जी के पास चलते हैं। नरेश जी, ऐसी घटनाओं को कैसे देखेंगे? सुरेश जी, इन घटनाओं को सुनकर पूरी भारतीय संस्कृति बहुत ही कलंकित हो रही है। इसके दो विषय हैं, सरकार और समाज। एक तरफ जहां सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि एम्बुलेंस हो, डॉक्टर हो, ये सब व्यवस्था सरकार की भी जिम्मेदारी है। लेकिन आज का विषय मैं सिर्फ सरकार पर नहीं कहूंगा, आज का बहुत बड़ा विषय समाज पर है। और इस समाज को मार्गदर्शन देने वाले इस भारत में लगभग 1 करोड़ सुरेश जी संत हैं। मैं उन संतों से आज ये निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप 1 करोड़ हैं, आपके हर संत के करोड़ों करोड़ों शिष्य हैं, वो शिष्यों में आज आप कौन सा संस्कार डाल रहे हैं? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है सुरेश जी। आप भी इस मुद्दे को उठाइए कि पूरा हरिद्वार, ऋषिकेश, सारे देश में हजारों संत हैं, लाखों नहीं, लगभग 80-90 लाख संत हैं, बड़े बड़े आश्रम हैं। उन संतों के क्या संत सिर्फ अपने शिष्यों से यही कहते हैं कि आप हमें पैसा दे दीजिए, हम बड़ा वैभवशाली आश्रम बना ले? अगर ये संत अपने शिष्यों को ये शिक्षा देते कि वैष्णव जन तो पीर पराई जानिए, हमारा शास्त्र कहता है जो व्यक्ति सिर्फ आहार, निद्रा, भय, मैथुन में रहता है वो पशु समान है। बिल्कुल, ये वेद कहता है पापाय परपीड़नम परोपकार पुण्य। क्या उस वेद को मानने वाले भारतीय देश में आज ये कैसी घटना घट रही है? क्या ये परोपकार का संदेश इन संतों ने भारत की जनता को नहीं दिया? बिल्कुल, मैं संतों को चरणों में प्रणाम करता हूं और मैं ये भी कहता हूं कि बड़े बड़े संत श्री श्री रविशंकर महाराज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बाबा रामदेव बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गायत्री परिवार बहुत अच्छा काम कर रही है। का समाज में जो अस्तित्व है, ऐसी घटनाओं के आधार पर जो उनकी मानवता जागनी चाहिए वो क्यों नहीं जागनी चाहिए? बिल्कुल सही सवाल है। हमारे साथ प्रीति जी है। प्रीति जी, जैसा कि नरेश जी ने कहा, बहुत ही उत्तम रूप से कहा, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको केवल शब्दों की माला में पिरोया जाता है। सत्य, प्रेम, क्षमा, दया, याचना, संवेदनशीलता, वेदना, ये शब्द नहीं हैं, ये मानव के गुण हैं जो किसी ना किसी रूप में मानव के अंदर हैं, चाहे प्रचुर मात्रा में है, चाहे वो अधिक मात्रा में है। जब वो उच्च कोटि के हो जाते हैं तो मानव का सोच भी उस तरह से उच्च कोटि की हो जाती है। इन्होंने संतों का विषय लिया। मैं कहती हूँ मदर, एज अ मदर, एक माँ, मैं पहले अपने बच्चों में वो विचार डालूं, मेरे बच्चे आगे जाकर शिक्षा लें, उच्च शिक्षा उन्हें मिले, शिक्षा में उन्हें बताया जाए, नैतिक मूल्यों का अर्थ समझाया जाए। जहां बहुत अच्छे विषय लिए जाते हैं, साइंस को बहुत अच्छा, टेक्नोलॉजी को अच्छा माना जाता है, मैथ्स का विषय होता है तो आप ओलंपियाड चलाते हैं, नैतिक मूल्यों के बारे में जानकारी दी जाए, जागरूक होना, प्रगतिशील होना, परिवर्तनशील होना। मेरा देश आगे बढ़ रहा है कहने मात्र से केवल नहीं बढ़ेगा, प्रत्येक समाज के एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बन जाएगी कि उठे। भारत में कैसे 2 लोगों में भी परिवर्तन ला सकता है? केवल अपने परिवार के माध्यम से, समाज के माध्यम से, स्वयं अपने खुद से शुरू करें तो भी बहुत कुछ हो सकता है। स्वयं से शुरुआत करें सर्वप्रथम, मैं उसके लिए उत्तरदायी हूं। नरेश जी, एक तरफ क्या हम दिशा भटक नहीं रहे, ऐसा नहीं लग रहा है? मैं खेलों का विरोधी नहीं हूं, खेलों के मेडल का समर्थक हूं, हिंदुस्तान 125 मेडल जीते ये चाहता हूं, लेकिन
हम इसको मेडल क्यों नहीं मानते? हम क्यों नहीं मानते कि हमारे आसपास कोई पीड़ित दुखी व्यक्ति है, कि कोई मृत हुआ है तो उसको सरकारी एम्बुलेंस नहीं मिल पाती, तो मैं फोटो वीडियो निकालने के बजाय अपने गाड़ी में उसको पहुंचाऊं, ये भी मेडल है, मुझे भगवान ये देगा, अगर सरकार नहीं देगी तो। मैं ओलंपिक के मेडल पे तो एक मेडल पे 96 करोड़ रुपए लगा रहा हूं। देश के 700 चैनल और 125 करोड़ की जनता 65 दिन उस पर लगा रही है, लेकिन आसपास में मरने वाले व्यक्ति के लिए किसी के मन में ये भावना ही नहीं जाग रही। सुरेश जी, ये आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, और ये मुद्दा सोशल साइट्स पे भी बहुत लोगों ने उठाया है कि जहां एक तरफ लोगों का पेट नहीं भर रहा, जहां लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा, वहां हम गोल्ड मेडल या रजत मेडल पर ना सोचें। ये बहुत वो उन लोगों के नखरे हैं, चोचले हैं जिनके पेट भरे हुए हैं, जिनके पेट भरे। ये बिल्कुल सत्य है सुरेश जी। ये आपके चैनल से ये विषय देश के सभी नीति निर्माताओं के पास जाना चाहिए, और मैं भी आपके बात से 100% सहमत हूं कि एक मां के हाथ में उसका 7-8 साल का बच्चा हो और 20 रुपए ना हो, ये बात सुनकर पूरा हिंदुस्तान रो रहा होगा, और पूरे विश्व के जो लोग इस घटना को जब सुन रहे होंगे कि त्याग, प्रेम, सेवा का पाठ पढ़ाने वाला भारत देश में ही एक मां के हाथ में उसका बच्चे का निधन हो रहा है। मैं आज ये मानता हूं कि आज भारत के प्रधानमंत्री बहुत मानवतावादी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात क्यों हो रही है? आज ये जो कई घटनाएं उत्तर प्रदेश में घटी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी बहुत बड़ा एक उत्सव मनाया, बड़े बड़े फिल्म एक्टरों को बुलाया। मुख्यमंत्री है वो क्या कर रहे हैं, ये पूछना होगा। ये ओलंपिक, मैं बार बार कहता हूं कि मैं ओलंपिक में हिंदुस्तान का कहीं पर भी झंडा फहराए, कहीं भी पदक मिले, ये कौन नहीं चाहेगा, लेकिन हिंदुस्तान में 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 2 समय भी भरपेट खाना नहीं खा सकते। 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको एक समय का खाना मिलेगा या नहीं, या स्वस्थ नहीं है, और मिलता है तो उसमें ना पूरी कैलोरी है, ना कोई प्रोटीन है। ऐसे देश में जहां पर बच्चों को थैली का और बोतल का दूध तो छोड़ो, उसके मां के सीने में भी दूध नहीं मिलता, ऐसे देश में आपको प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी कि आपको पहला पेट भरना है, जान बचानी है, या चांद पर जाना है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ, हेलो, क्या कहना है आपको? हाँ, जय हिंद सर। बोलिए। हाँ, जब तक हमारे भारत से भ्रष्ट अधिकारियों का राज नहीं जाएगा, तब तक ये हालत सुधरने वाली नहीं है सर। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। कॉलर को कहेंगे कि नए और छोटे तर्कों में अपनी बात को रखें। जय हिंद, बोलिए। भोपाल से मैं साधना कौशिक बोल रही हूँ। सर, ये जो मैंने घटना देखी, इससे तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और मतलब लगातार 3-4 घटना हुई। मैंने कभी देखी कि 20 रुपए उसकी माँ के पास में था, इंजेक्शन के वो पैसे नहीं दिए तो वो बच्चा मर गया। पंडितों में इतना पैसा खत्म कर देते, पूजा पाठ में खत्म कर देंगे, तो किसी गरीब की मदद नहीं करेंगे सर। ये मतलब ये कहाँ का? बिल्कुल, मैं धन्यवाद बहन जी। ये फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये किसी ने व्हाट्सएप किया था, सोशल मीडिया पर ये चला भी है। ये चित्र उस मांझी का है जो अपने पत्नी के शव को कंधे पर लेकर जा रहा है। इसको हिंदुस्तान के चित्र के रूप में किसी कलाकार ने अपने अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त किया है। यह हिंदुस्तान का नक्शा है, चित्र है, जो अपने कंधे पर एक शव को ढोकर लेके जा रहा है। इस चित्र को देखकर मैं झकझोर गया। मुझे लगा कि हिंदुस्तान के सामने चित्र को दिखाना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। हो सकता है कि कोई मित्र कहे कि क्या तुम आधुनिकता का और हिंदुस्तान के प्रगति के आलेख का विरोध करते हो? मित्रों, विरोध तो नहीं करता, लेकिन अपने को पीछे छोड़ते हुए आगे नहीं जाना चाहता। ये चित्र को आप आपके आंखों के सामने लाइए, और वो हिंदुस्तान है जो कंधे पर अपने पत्नी के, अपनों के शव को ढोकर लेके जा रहा है। चित्र समझिए, और ये व्यक्ति आप है। अपने आप को यहां पर रखकर देखिए, आप भी दुनिया के सारे सुखों को भूलकर इस शव के लिए पहले खड़े हो जाएंगे। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े हैं, हम कुछ कॉलर से और बात करते हैं। जय हिंद, बोलिए। मेरी बात है, मैं हैदराबाद से उमेश बोल रहा हूँ। क्या ये आप लोग कर सकते हैं कि भाई एजुकेशन में एक पार्ट ऐसा है जो मॉन्टेसरी से लेके पीएचडी तक सब लोगों को
एक सोशल क्लासेस बोलना कि घर में कैसा रहना चाहिए, बाहर कैसा रहना चाहिए, और अपनी तरफ से लोगों को क्या मदद हो सकती है, और अपनी तरफ से मदद ना हो तो कम से कम तकलीफ तो ना होगी। ऐसा कुछ पार्ट जो एजुकेशन में आ गया तो ये सबसे बड़ा काम हो जाएगा लोगों को सुधारने के लिए। एटलीस्ट इतना तो हो जाएगा कि शुरुआत तो हो जाएगी। और जहां तक है धन्यवाद। शायद प्रीति जी आपने भी यही मुद्दा कहा था, लेकिन क्या हम ये चाहते हैं कि इस पीढ़ी को हम सिखाना शुरू करें और 20-25 साल बाद हिंदुस्तान में यह बदलाव आए? इस वक्त हम क्यों संकल्प लेके अपने से शुरू करेंगे, ये नहीं कह सकते। प्रीति जी, मैंने तो आपसे पहले भी कहा और अब फिर दोहराती हूँ अपनी बात को कि मैं सर्वप्रथम जो भी कानून लगाना चाहती हूँ सबसे पहले अपने ऊपर, अपने बच्चे के ऊपर, क्योंकि हमने अपना दायरा बहुत सीमित कर दिया। पहले हम संयुक्त परिवार में रहते थे तो हमें सिखाया जाता था कि इससे ऐसा व्यवहार करो, इसके प्रति संवेदनशील बनो, ये वेदना है, ये संवेदना है, इस तरह की बातें सिखाई जाती थी। और सीखते सीखते कब हम अपने अंदर धारण कर लेते थे उसे हम स्वयं नहीं जान पाते थे। लेकिन अब क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, अब मेरे सामने एक मामला आया कि रात को ही मेरे एक मित्र ने कहा कि मैं तो रात को 11-12 बजे के बाद अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देता हूँ। पूछने पर कहा कि जब मेरा परिवार घर पहुँच जाता है तो मुझे चिंता नहीं। किस बात की चिंता नहीं? समाज के प्रति आपको कोई चिंता नहीं। आपकी चिंता केवल आपके बेटा बेटी और आपके माता पिता हो सकता है, घर में और 1-2 भाई बहन हो तक सीमित है, और उसके बाद आपकी चिंता खत्म हो जाती है। तो ये हमारे लिए चिंता का विषय हो जाता है कि ये बहुत गंभीर विषय है। इसे केवल मौखिक औपचारिकता के साथ खत्म मत कीजिए, इसमें अपनी सक्रिय भागीदारी दीजिए। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं अपने बच्चे को सुधार सकती हूँ, मैं अपने छोटे भाई को, छोटी बहन को, आसपास के वातावरण को सुधार सकती हूँ। मैं उनको ऐसे कर्म करके दिखा सकती हूँ कि देखने के बाद कोई नहीं कहेगा, क्योंकि मैं बहुत बार ये जानती हूँ और कहती हूँ, बच्चे कभी वो नहीं करते जो आपको देखते हैं, केवल वो आप वही करते हैं जो आप उनको आचरण पेश करते हैं। अगर आपने कहा रोड पर कोई एक्सीडेंट हुआ और आपके पास समय की सीमा नहीं थी, आप नहीं रुके, आप यूं ही निकल गए, चाहे वो एक्सीडेंट गंभीर था, छोटा था, बड़ा था, आप निकल गए। घर जाकर बच्चे को ये कहना कि बेटा हेल्प द अदर्स, नहीं सुनेगा वो। बल्कि उसने देखा, मुझे नहीं लगता कि घर में जाकर भी बच्चों को कोई ये बात कह रहा है। अगर कह रहा होता तो समाज में उसका प्रतिनिधित्व दिखता। बिल्कुल, उसने देखा ही नहीं आपको करते हुए। होंगे कि रुकना मत, हाँ, बल्कि रुकना मत ये कहते होंगे कहीं तुम्हारे गले में वो ना पड़ जाए। इसको फास्ट क्यों समझा जा रहा है? क्योंकि हमारे साथ कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं कि हम रुकते हैं तो वो लोग पीड़ा में नहीं होते, कई लोग ठगे जाते हैं। कई बार हम पुलिस की ऐसी उसमें फंस जाते हैं कि बयानबाजी कीजिए, आप यहीं रुकिए, कल फिर आइएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस अवश्य होते हैं, लेकिन ये चीज़ें हमें ऐसी सीख दे जाती हैं कि फिर हमें ये सब सोचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा कभी कि हमने क्या खोया क्या पाया। आदर्श देने की चीज़ है, दिखाने की चीज़ है, सिखाने की चीज़ है। अंदर उसका कोई इंजेक्शन नहीं होता कि आप 1 साल में या 2 साल में कोई इंजेक्शन है जो बच्चों में इंजेक्ट कर देंगे और फिर वो बच्चे आपको वापस लौटाएंगे। ऐसा कोई इंजेक्शन आज तक बना नहीं। बिल्कुल, ये माँ बाप ने अपने संस्कारों से, अपने व्यवहार से, और व्यवहार का संस्कार सबसे बड़ा होता है, और इसलिए करके दिखाना होगा, बोलकर बात नहीं बनेगी। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। क्या कहना है आपको? मैं बोल रहा हूँ, हेलो, बोलते रहिए। मैं बोल रहा हूँ सर, प्रभु जी मैं बोल रहा हूँ कि आपने पहले पानी के लिए मुहिम चलाई थी, पानी के लिए मुहिम चलाई, ऐसे ही ये इसके लिए जो लाशें ढोने के लिए जो ऐसे ही ये मुहिम चलाइए। जितना पैसा चाहिए पब्लिक देगी, गवर्नमेंट को चाहिए, देगी नहीं देगी, लेकिन इस मुहिम को चलाइए प्रभु जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया, और अच्छे संकल्प में देरी करने की आवश्यकता नहीं है। आपने आह्वान किया है, इसी कार्यक्रम में मैं इसको स्वीकारता हूं। भगवान ने जितनी शक्ति दी है, सुदर्शन परिवार, सुदर्शन के सोशल मीडिया के विंग इसको करने के लिए तैयार है। आपके साथ तमाम जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो इस मुहिम के साथ जुड़े।
सुदर्शन एम्बुलेंस लेने के लिए तैयार है। सुदर्शन अपने ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में जहां पर सरकारें अपनी लाचारियां, अपनी वोटों को अहमियत देते हुए वहां पर अपनी सेवाओं को नहीं पहुंचा रही, काली हांडी जैसे जगह पर हम डेड बॉडी को ढोने के लिए, पहुंचाने के लिए गाड़ियां रखने के लिए तैयार है। दाता आगे आए, हम ये सेवा करने के लिए आनंद से आगे आएंगे। और इस आह्वान को इसी कार्यक्रम में आपके शब्दों की आवाज गूंज खत्म होने के पहले मैं स्वीकारता हूं और दर्शकों को कहूंगा कि अगर आप इस प्रकार की मदद करना चाहते हैं तो हमको संपर्क करिए। सुदर्शन रिलीफ फंड के द्वारा हम ये कार्यक्रम तुरंत शुरू करें, इसी वक्त शुरू करें। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। चलिए, कॉलर संपर्क टूट गया। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करके आप अपनी बात को रखें। जय हिंद। हाँ सुरेश जी नमस्कार। बोलिए। मैं गुजरात से भवानी भाई बोल रहा हूँ। हेलो, बोलिए। हाँ मैं ये गुजरात से भवानी भाई बोल रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं हर दफे आपकी डिबेट में देखता हूँ आपकी प्रतिक्रियाएं जो भी आती है, और मैं हर वक्त इसमें आज भी जो आप प्रोग्राम चला रहे हैं इसमें अपने आप को दोषी मानता हूँ। कारण क्योंकि आज अंग्रेज से चले गए हैं और एक शब्द छोड़ गए हैं, सॉरी। गलती कर दो और सॉरी बोल दो, ये इससे अपने को निजात पाना और अपने आप को खड़ा होना होगा। और ये जो नेता है अठन्नी चवन्नी चोर वाले, इनसे दूर हटना होगा। और अगर पूरी विधानसभा घर में बनी होगी तो ऐसे ही हादसे होते रहेंगे। धन्यवाद, बिल्कुल सही कहा है आपने। प्राथमिकता, नेता की पहली प्राथमिकता क्या है? पहली प्राथमिकता है कि वो सत्ता में बना रहे। दूसरी प्राथमिकता है कि उसकी नेक्स्ट औलादों को सत्ता मिले, उसके भाई बहनों को सत्ता मिले। सत्ता परिवार में जब ओवरफ्लो हो जाए तो कुछ कार्यकर्ताओं को, अपने चापलूसों को मिले। अपनी पार्टी इसके आगे जाने के लिए तैयार नहीं है, उसको उस वोटर में कोई इंटरेस्ट नहीं है जिसकी वोट की कीमत बस एकमात्र है। अगर कीमत है भी तो उसको उल्लू बनाकर या शराब पिलाकर उस रात वोट ले लेगा जिस दिन दूसरे चुनाव होने वाला होगा। अगले 5 साल उसको अपने मौतों को कंधे पर ढोने से लेकर तमाम दुख दर्द झेलने के लिए छोड़ देगा। नरेश जी, इस देश की राजनीतिक जमात को आखिर कैसे जगाया जाए? सुरेश जी, जो घटना कालाहांडी में घटी, मैं एक भारत की संस्था है वनवासी कल्याण आश्रम, जो इन आदिवासी इलाकों में काम करते हैं, मैं उसका संयोजक रहा हूं और मैंने बहुत वर्षों तक यहां काम किया है। आज एक आदिवासी की एक महीने की 18 रुपये एवरेज औसत आय है महीने की। आज़ादी के 70 वर्ष बाद भी भारत में इतना अभाव क्यों है? एक तरफ भोगवादी संस्कृति है, सैकड़ों 5 स्टार होटल खुल रहे हैं, नई नई BMW, ऑडी, रोल्स रॉयल्स गाड़ियाँ इस देश में चल रही हैं। यहाँ के लोग विदेशी यात्रा में जाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। 100 रुपए की एक आइसक्रीम है, एक कॉफ़ी है, और एक हमारा भाई, हमारी बहन, हमारी माँ, बेटी भूख से मर रही है। कहीं गहरा मंथन करना है हमें सुरेश जी कि 5 स्टार होटल ना बने, महंगी गाड़ी देश में ना आए, जब तक हर व्यक्ति का पेट ना भर जाए। 100 रुपए की आइसक्रीम, 100 रुपए की कॉफ़ी की जरूरत नहीं है। सुरेश जी, इस भोगवादी संस्कृति पर देश के संत महात्माओं ने अटैक करना है। आज हर व्यक्ति में ये प्रतिष्ठा हो गई कि लंबी गाड़ी में चलेगा तो उसका ज्यादा सम्मान होगा, जो ज्यादा सेवा करेगा उसका सम्मान होना चाहिए। मंच पर, आपकी गाड़ी कितनी लंबी है, आपका घर कितना ऊंचा है और आपके बैंक में कितना बैलेंस, इसके बजाय आपका काम कितना ऊंचा है, कितना महानता का काम आप करें, और आपके बैंक बैलेंस से ज्यादा आपके दिल में किसी आशय के लिए कितनी संवेदना है, इसके आधार पर वो व्यक्ति की महानता इस देश की फुटपट्टी थी, उसी से नापी जाती थी। लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, ये सब कुछ हम खोते जा रहे हैं। लेकिन इसको दोबारा लाना होगा, वो लाने के लिए हम प्रतिबद्ध है और हिंदुस्तान को इसके लिए, इस संवेदनाओं को जगाने के लिए आह्वान करते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोल जाए।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप बिंदास बोल देख रहे हो और बिंदास बोल आज हम अपनों के खिलाफ, खुद के खिलाफ, इस व्यवस्था के खिलाफ, हमारी देश की इस वर्तमान मानसिकता के खिलाफ कर रहे हैं। इसको क्या हो गया है? जहां पर मानव सेवा सर्वोच्च सेवा मानी जाती थी, जहां पर चराचर की सेवा की बात होती थी, वहां पर साक्षात पुरुष, साक्षात मनुष्य मरकर सड़क पर पड़ा है, लेकिन उसको देखने के लिए कोई नहीं है। जिस देश में पशु के मृत्यु पर भी शोक होता था, जिस देश में तमाम ऐसी कहानियां बचपन में हमको पढ़ाई सिखाई जाती थी, हम आपस में देखते थे, आज भी उन घोड़ों को, उन कुत्तों को याद किया जाता है जो अपने मालिक के मरने पर खाना नहीं खाता। आज पड़ोस के घर में कोई मर जाता है तो टीवी का वॉल्यूम तक हमारा कम नहीं होता। ये समाज का बदलता हुआ स्वरूप चिंता का विषय है, क्योंकि हम इसी का घटक है। यह संवेदनाएं कभी हमारे लिए भी उपयोगी पड़ सकती थी, जो नहीं पड़ सकती है, और इसलिए हमको समाज के संवेदनशील मन को, उसके समाज के एक दूसरे के प्रति कर्तव्य को जगाना होगा। और आज का बिंदास इसी के लिए हम समर्पित करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े हैं। हमारे साथ नरेश जी है, हमारे साथ प्रीति जी है। तमाम लोग सोशल मीडिया के द्वारा हम तक कई बातों को पहुंचा रहे हैं। कई कॉलर के, उसमें से कुछ कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? मैं बिहार भागलपुर जमालदीपुर से मार्शल जी बोल रहा हूँ। हाँ, आपका जो चैनल है, जो भी चैनल मैं देख रहा हूँ, उसमें से सबसे बेहतर आपका चैनल है, जो कि बेबाक और स्पष्ट रखते हैं। मैं थोड़ा ये बोलना चाहता हूँ, अमीर गरीब में फर्क बहुत है। 1947 से इस बार 2-4 ऐसा सीन देखे हैं गाँव ग्रामीण इलाके में। अगर आप लोग कुछ मीडिया के लोग वहाँ केंद्र खोलें, ये दिल रोजमर्रा की कहानी है, ठीक है। गरीबों के साथ बराबर होते रहते हैं, लेकिन आपका न्यूज बहुत कम बन पाता है। उसमें भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आपने ऐसा बहुत अच्छे से बात उठाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा बात गांव से अगर न्यूज लें तो ये चीज डेली का चीज है। हेलो, बिल्कुल। और यहाँ तो अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ, हेलो, बोलिए। हाँ जी, हेलो। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। हेलो हेलो करके अपना और खुद का और लोगों का समय खराब न करें, तुरंत बात करें। जय हिंद। हमारे माननीय नरेश शर्मा जी का हम समाज सेवी कार्य के लिए अभिनंदन करते हैं, किंतु उनसे एक अनुरोध भी है कि हम ऐसे संतों की उपाधि करने वाले राजनीतिक दलों का अंधा समर्थन करने के बजाय समाज सेवा, सब कुछ संत ही कर देंगे तो समाज सेवक क्या करेंगे। थोड़ा सा, मैं भी बिरसा मुंडा छात्रावास कानपुर से जुड़ा हुआ छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, जो मदर टेरेसा को राजनीतिक दल संत की उपाधि देने जा रहे हैं। ऐसे लोगों के बारे में नरेश शर्मा जी का क्या विचार है, मैं जानना चाहता हूँ। नरेश जी। सुरेश जी, कहा गया है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। यानी सारे धर्म का मूल दया है। अगर कोई व्यक्ति कष्ट में है तो सबसे पहले हम उसकी कष्ट और उसकी समस्या को दूर करें, ये भारतीय संस्कृति है। लेकिन आपने सोचा होगा, देखा होगा, पहले किसी गांव में अगर कोई व्यक्ति रास्ता पूछ ले तो गांव वाले उस व्यक्ति को घर तक छोड़ के आते थे। कोई गांव में व्यक्ति आ जाए बाहर का, गांव वाले उसका चाय पानी, खाना, रहना खाना सब व्यवस्था करते थे। पहले कोई होटल नहीं होती थी। आज समाज का पतन क्यों हुआ, इसका हमें चिंतन और गहराई से मनन करना है। एक तो ये देखना है, क्या भारत, ये जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है, क्या ये जो कॉन्वेंट स्कूल हैं, ये बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? क्या ये सिर्फ 100 में से 100 नंबर लाना सिखा रहे हैं? क्या जो भारतीय संस्कृति का मूल है, दया, ममता, करुणा, प्यार, भाईचारा, इंसानियत, ये क्या सब नहीं सिखा रहे? कि भारत के शिक्षा मंत्री को इस विषय में सोचना है। ये बहुत गहरा विषय है कि एक व्यक्ति घायल हो गया, सड़क पे पड़ा है, देश की राजधानी दिल्ली में, किसी व्यक्ति ने अपनी गाड़ी रोककर उसको अस्पताल नहीं पहुंचाया, बल्कि उसका मोबाइल निकाल कर भी लेके गए। तो ये क्यों हुआ सुरेश जी? हमें चिंतन इस कारण पर करना है कि दिल्ली में इतनी बड़ी बड़ी धार्मिक घटनाएं होती हैं, इतने कथा प्रवचन होते हैं, रामलीलाएं होती हैं, बड़े बड़े उपदेश होते हैं, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं। क्या आज देश की राजधानी में हम अपनी भारत माता को कलंकित कर रहे हैं?
पूरा बिल्कुल ये विश्व सब क्या होता है सोचेगा? नरेश जी, लेकिन दिल्ली में जो रावण लीलाएं होती है ना, उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता, इसका ये परिणाम तो है। सुरेश जी, ये क्या सिर्फ एक मेला बनकर रह गई है? क्या रामलीला लोगों को ये आदर्श नहीं देनी चाहिए? क्या रामलीला में सिर्फ रावण को फूंक कर, पटाखे चलाकर, हम चाट पकौड़ी खाकर क्या सिर्फ रामलीला का आयोजन कर रहे हैं? क्या रामलीला भगवान राम के महानता को बताने का उद्देश्य नहीं है कि भगवान राम कितने वो थे, वो भीलों के गाय और जो हमारे दो पीड़ित लोग थे उनके प्रति कितने कितने समर्पित थे? तो ये गहराई से पूरे समाज के ठेकेदारों को हम सबको मंथन करना है कि हम ये हा हुल्लड़ कर कर, मेले मना कर अपने देश को, अपनी संस्कृति को कलंकित ना करें। पूरा विश्व क्या सोचेगा कि हम भारत को मां कहने वाले लोग और इस भारत को जो हमारे भाई हैं, ये एक एक घटनाएं जो आपके टीवी चैनल पर चलाई जा रही हैं वो इतनी कलंकित कर रही हम हैं। आपको दर्शकों के लिए वो सारी घटनाएं भी दिखाते हैं कि आखिर क्या क्या घटनाएं घटी थी, आपको रिकॉल हो, आपको पुनस्मरण हो, आप जान सके ये घटना पिछले दिनों में ही घटी हुई है, ये तात्कालिक की घटनाएं दिखा रहे। ऐसी घटनाएं तो हिंदुस्तान में बहुत हो, लेकिन इसका जब अनुपात इतना बढ़ रहा है तो लग रहा है कि एक विरोधाभास सामने आ रहा है, विकास का विरोधाभास, मानवता के चोचले शानो शौकत दिखाने का विरोधाभास। और इसलिए ये घटनाएं आपके सामने लेकर आकर चिंतन करने का मन हुआ और इसलिए बिंदास कर रहा हूं। कुछ घटनाएं आपको दिखाते हैं। हम आपको ऐसी कुछ घटनाओं से रूबरू करा रहे हैं जिसमें मानवता शर्मसार हुई। ओडिशा कालाहांडी दाना माझी ने एम्बुलेंस न मिलने की वजह से पत्नी के शव को कंधे पर रखकर 12 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय किया। ओडिशा का ही मलकानगिरी, बीमार बच्ची ने दम तोड़ा तो एम्बुलेंस ने रास्ते में उतार दिया, जिसके बाद पिता 6 किलोमीटर तक बच्ची के शव को लेकर सड़क पर चलता रहा। ओडिशा का ही बालासोर, अस्पताल कर्मचारियों ने एम्बुलेंस न होने की वजह से एक बुजुर्ग महिला की लाश की हड्डियों को तोड़कर उसकी गठरी बना दी। लाश को बांस के डंडे पर बांधकर स्टेशन तक ले जाया गया। उत्तर प्रदेश कानपुर के मेडिकल कॉलेज के हैलेट अस्पताल में इलाज के अभाव में एक बच्चे की पिता के कंधे पर ही मौत हो गई। 12 साल का बेटा बुखार से पीड़ित था। उत्तर प्रदेश का ही बदायूं जिला, HIV पॉजिटिव गर्भवती महिला को डॉक्टरों ने अस्पताल में भर्ती करने से मना कर दिया, जिसके बाद बच्चे की गर्भ में ही मौत हो गई। मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर, एक व्यक्ति की मौत के बाद दबंगों ने शव यात्रा के लिए रास्ता नहीं दिया, जिसके बाद मृतक के परिजनों को तालाब के रास्ते से शव को ले जाना पड़ा। मध्य प्रदेश का ही सिवनी शहर, एम्बुलेंस के अभाव में 2 बेटे अपनी बीमार मां को बाइक पर लेकर अस्पताल के लिए निकले और रास्ते में ही मां की मौत हो गई, जिसके बाद भी एम्बुलेंस के लिए फोन किया गया, लेकिन कोई मदद नहीं मिलने के कारण बेटों को बाइक पर शव लेकर आना पड़ा। उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ शहर, महिला अपने बच्चे को सड़क पर जन्म देने के लिए मजबूर हुई क्योंकि अस्पताल वालों ने बेड का अभाव बताकर महिला को भर्ती करने से मना कर दिया। देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर एक व्यक्ति दुर्घटना होने पर घायल अवस्था में मदद की गुहार लगाता रहा। लोग मदद करने की जगह उसके फोटो वीडियो बनाते रहे, लेकिन मदद को कोई नहीं आया। वो व्यक्ति तड़प तड़प कर मर जाता है। उत्तर प्रदेश बहराइच, यूपी के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर बच्चे को इसलिए इंजेक्शन नहीं लगाता क्योंकि उसकी मां के पास 20 रुपए नहीं थे। 7 साल के बच्चे ने मां की गोद में ही दम तोड़ दिया। कारणों पर नजर डालते हैं कि आखिर क्या कारण है, देखिए। आधुनिक सुविधाओं तक गरीबों की पहुंच नहीं। देश साधन संपन्न हुआ है, सुविधाएं भी बढ़ी हैं, लेकिन इन सुविधाओं तक अभी आम आदमी की पहुंच नहीं हो पाई है। ऐसे में आम आदमी को अभी भी सुविधाओं के नाम पर बहका दिया जाता है। गरीब अमीर के बीच भेदभाव होता है। अगर कोई गरीब व्यक्ति अपने बच्चे को अस्पताल लेकर जाता है तो उसके साथ स्टाफ का अलग व्यवहार होता है। अगर वहीं कोई सूट बूट और बड़े पद वाला व्यक्ति मरीज को लेकर जाता है तो पूरा अस्पताल स्टाफ खड़ा हो जाता है। वहीं सुविधाओं के नाम पर भी गरीबों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। इंसान में मानवता खत्म हो चुकी है। मदद के लिए सैकड़ों हाथ उठ जाते हैं, लेकिन मदद समय पर नहीं हो तो उसका कोई मतलब नहीं। अगर किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है तो लोग उसकी मदद करने के बजाय डर कर दूर चले जाते हैं, क्योंकि हर कोई समझता है कि लफड़े में क्यों पड़ना। स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल है देश में। स्वास्थ्य सुविधाएं बड़ी हैं, लेकिन वो इतनी महंगी हैं कि आम आदमी उनमें इलाज के बारे में सोच भी नहीं सकता। विदेशों से इलाज कराने के लिए लोग भारत में आ रहे हैं क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन ये सुविधाएं अगर देश के लोगों को नहीं मिलती तो इनका कोई मतलब नहीं है। अस्पतालों का बढ़ता भार,
देश में अस्पतालों की कमी है, कहीं डॉक्टर नहीं है तो कहीं बेड की कमी है। वहीं मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कई प्रदेश तो ऐसे हैं जहां सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर तक नहीं, क्योंकि डॉक्टर गांव में जाने से बचते हैं। अब एक कॉलर ने हमारे आह्वान किया कि सुदर्शन समस्या केवल नहीं बताता, समाधान देता है, और इसलिए सूखा पड़ता है तो हम सूखे की राहत का कैंपेन चलाते हैं। डैम में लाखों लीटर पानी, बल्कि 10 करोड़ लीटर पानी हमने बढ़ाया, उसकी मट्टी को, कीचड़ को निकालकर तमाम जगह पर पानी की टंकियां लगाई। हम केवल समस्या नहीं बताते, उसका समाधान देते हैं। और इसलिए एम्बुलेंस और शव वाहिनियों की सेवा शुरू करने के लिए जिस कॉलर ने खुद आकर हमको आह्वान किया, हम उसके साथ तमाम दर्शकों को आह्वान करते हैं कि अगर आप भी इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं तो सुदर्शन के नंबरों पर फोन करके अपनी इच्छा को प्रकट करिए। हम सब मिलकर इस कर्तव्य को पहली शुरुआत करेंगे, क्योंकि हम केवल बोलने वाले तोते नहीं, करने वाले कार्यकर्ता हैं। ये हिंदुस्तान को दिखाना है। इस देश का मीडिया केवल टीआरपी के लिए कंधे पर रखे शो का तमाशा बनाकर जो हल्ला करता है, यह हमारा काम नहीं है। वो कंधा हमारा है, वो डेड बॉडी हमारे परिवार के सदस्य की, ऐसा मानकर हम इस हृदय की वेदना के साथ इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हैं। और इसलिए केवल कार्यक्रम नहीं, हमारे लिए मुहिम है। जो लोग इसको मदद करना चाहते हो, स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर संपर्क करें। हमारे साथ नरेश जी भी जुड़े हैं। नरेश जी, हमें उपाय की दिशा में भी जाने की जरूरत है, क्योंकि स्थिति कितनी खराब है, परिणाम हम देख रहे हैं। तो हम क्या उपाय करें कि समाज बदले और हिंदुस्तान दोबारा जीवित हो, जो लोगों ने अपने अंदर ही मार दिया है। सुरेश जी, मैंने बहुत समाज पर, साधु समाज पर, बहुत लोगों पर अटैक किया है, लेकिन कुछ संस्थाएं वास्तव में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी प्रणाम करता हूं कि जिनके हजारों लाखों स्वयंसेवक आज देश में 25,000 विद्यालय चला रही हैं, 52,000 एकल विद्यालय चला रहे हैं, और अनेक वनवासी कल्याण आश्रम नामक संस्था गांव-गांव में बहुत बड़ा कार्य कर रही हैं। ऐसे ऋषि मुनियों को हम प्रणाम करते हैं। श्री श्री रविशंकर महाराज भी बहुत बड़ा सेवा का काम कर रहे हैं। बाबा रामदेव जी और गायत्री परिवार, डॉक्टर प्रणव पांडे, ये जो वो महान संस्थाएं हैं, हम इनको प्रणाम करते हैं कि इन्होंने भारतीय संस्कृति को बचाया है और इनके लाखों वॉलंटियर काम कर रहे हैं। लेकिन जो समाधान के रूप में सुरेश जी ने पूछा, तो इसमें भारत के शिक्षा मंत्रालय को काम करना है, इसमें भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय को काम करना है, इसमें समाज कल्याण मंत्रालय को काम करना है, और भारत के साधु समाज और जितनी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, उन सबको एक बार गहराई विचार के लेवल पर सोचना है कि जिस धर्म का मूल सेवा है, यहाँ भगवान कृष्ण ने जो मार्ग सिखाया, निष्काम कर्म योग, उसका दरिद्र नारायण, नर सेवा नारायण सेवा, इन सिद्धांतों को चरितार्थ करना है। संत महात्माओं को अपने शिष्यों से यह कहना है कि मैं जो तुम्हें पाठ पढ़ा रहा हूं कि नर सेवा नारायण सेवा, ये सिर्फ भाषणों के लिए नहीं है, ये वास्तव में इन नरों में ही ईश्वर है। तो ये को हमें चरितार्थ करना है। ये संस्कार अब इस आधुनिक पीढ़ी के जमाने में डालना है। क्या सिर्फ हम क्रिकेट मैच देखते रहेंगे? भारत का सारा युवा पीढ़ी आज कमेंट्री सुनने में, कभी किसी चीज में, रात दिन मैचों में या फिल्मों में, इन सब में खोया हुआ है। इस चीज से भी जो भारत का प्रसारण मंत्रालय है, जिसके अंडर में टीवी वगैरह आते हैं, वो भी टीवी के माध्यम से सेवा को कार्य करने वालों लोगों को प्रोत्साहित करे, ना कि वैभवशाली लोगों को। इस बात को जो सेवा काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल नरेश जी, आपको पता है हिंदुस्तान के टीवी पर आने वाले सीरियलों में जो गरीबी दिखाई जाती है, वो भी ग्लोरीफाई वाली गरीबी दिखाई जाती है। या तो जो गरीबी को दिखाते हैं वो नक्सलवादी लोगों को आग लगाने के, हिंदुस्तान के खिलाफ चताने के लिए ये गरीबी दिखाते हैं, या फिर कुछ लोग हिंदुस्तान को भूखा नंगा दिखाने के लिए दिखाते हैं। कई लोग कहेंगे कि क्या मैं नक्सलवादियों की भाषा बोल रहा हूं? मित्रों, इस देश को तोड़ने के लिए ऐसे वीडियो फोटो का यूज करने वाले अलग लोग हैं। हम तो इस देश में जो खाई बन रही है, एक तरफ बहुत विकास और एक तरफ शून्य विकास, एक तरफ बहुत पैसा और एक तरफ पूरी गरीबी, इस खाई को मिटाकर हिंदुस्तान को बचाने के लिए दिखा रहे। हम दोनों के बीच का यह फर्क है। मित्रों, इसको समझना होगा, नहीं तो कई ऐसे वीडियो दिखाकर आग लगाने की काम करते हैं। हम तो इसको जोड़ने के लिए कर रहे हैं। सुरेश जी, आज भारत के प्रधानमंत्री स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस सेवा के मानने वाले संत हैं।
पूरे विश्व में भारत का नाम उन्होंने गौरवशाली बढ़ाया है, पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। लेकिन ऐसी घटनाएं जब होती है तो देश के मुंह पर कालिक लगती है। तो हमें इसको धोना है। आज पूरा देश का ऐसा सौभाग्यशाली है कि इसका महापुरुष, इतना दिव्य पुरुष एक भारत को प्रधानमंत्री के रूप में मिला है। हर सेवा के काम करने वालों को उनका पूरा सपोर्ट मिल रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से ये पूरे भारत सरकार के पास ये बात जाए और सारे देश के संत महात्मा और समाज के पास ये बात जाए। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हमारा समाज ज्यादा संवेदनशील होगा कि हम सिर्फ अपनी नहीं, हमारे समाज ने तो दधीचि जैसे मुनि दिए हैं कि उन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर दिया। हर व्यक्ति अपनी रोटी त्याग देता है। ये बातें अभी केवल पुस्तकों में, कथाओं में और उन महाराज लोगों के कथाओं तक सीमित है जो ऐसी पेंडलों में करोड़ों रुपए के टेंट लगाकर लोगों को एक प्रदर्शन तो करवाते हैं, लेकिन समाज में उसके अभिव्यक्ति और व्यक्तिगत जीवन में उसका कहीं दर्शन नहीं दिख रहा है। मैं बिल्कुल कहीं नहीं कहूंगा, लेकिन उस अनुपात में नहीं दिख रहा है। इस वास्तव को स्वीकार करना पड़ेगा। मैं उन सब लोगों का समर्थक हूं, कट्टर समर्थक हूं। किसी को दूसरे को उन पर अटैक नहीं करने दूंगा, लेकिन इतना नैतिक अधिकार रखता हूं कि उनके खिलाफ ये बोल सकूं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जबलपुर से हाँ, उदयकांत झा बोल रहा हूँ। हाँ, और अभी जो वर्तमान में ये जो चल रहा है ये सब, इसका सबसे बड़े दोषी तो हम ही आप हैं। और इसके साथ साथ जो राजनेता हैं, डॉक्टर्स हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं हमारी, और हमारी पुलिस जो है, पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था, ये सारी चीजें जो हैं इसमें इफेक्टेड हैं इनसे। और यदि इन सब को यदि सुधारा जाता है एक साथ, और हम सभी को इसमें आगे आए, तो ये व्यवस्था में सुधार हो सकता है। और हम सुदर्शन न्यूज की उससे बड़े संतुष्ट हैं। और इस मुहिम में हम खास करके हमारा परिवार, हमारे मित्र इसमें आगे आएंगे और इसको चलाएंगे आगे। इसके लिए हम सुदर्शन न्यूज के बहुत बहुत आभारी हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। और इसलिए इस मुहिम से जो जुड़ना चाहते हैं वो हमको संपर्क करें। हम मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे, आगे चलाएंगे। और ऐसे ही होना चाहिए, ऐसी ही उत्स्फूर्तता चाहिए। ये बात हमारे किसी कॉलर को सूझना, उसने फोन कर बताना, हमने स्वीकारना, ये मानिए कि शायद ईश्वर की इच्छा थी। और इसलिए ये मुद्दा आपके सामने हम लेकर आए और आपके मन में ये भावना जागृत हो पाई। इसको हम आगे बढ़ाते हैं। प्रीति जी उपाय की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्या कहेगी? नर सेवा, नारायण सेवा केवल कुछ वर्णों को जोड़कर बनाया गया कोई वाक्य नहीं था। ये एक ऐसी चीज के बारे में नरेश जी ने कहा कि अगर आपने एक पत्थर की पूजा करी, आस्था करी उसमें, तो वो भगवान बन गए। और इसी तरह आपने अगर सेवा का भाव मन में लाया, आपके मन में आ गया कि आपको सेवा करनी है, आप उसे लाभ के रूप में सोचकर कर लीजिए कि सेवा एक लाभ है। क्योंकि जब आप इसकी अनुभूति करेंगे, आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि इसकी अनुभूति कितनी सुहानी और कितनी अच्छी लगती है। इस समय आपको कैसी अनुभूति हो रही होगी कि आप लाखों लोगों को जागृत कर रहे हैं। सुदर्शन टीवी के माध्यम से आप कैसे लाखों लोगों को जागरूक बना रहे हैं, उनके अंदर संवेदनशीलता जो हीनता में प्रवर्तित ना हो, ये आपके लिए कितना गहन चिंता का विषय है। कुछ लोग तो जीते चले जाते हैं कि शायद उनका मरना कभी होगा ही नहीं, और कुछ लोग ऐसे मर जाते हैं कि कभी जिए भी थे। तो इस तरह से जीने की कोशिश कीजिए। आपके माध्यम से मुझे भी सीख मिली है। मैं जहां जाती हूं वहां से कुछ सीखने का प्रयास करती हूं। नरेश जी से सीखा, आपसे सीखा कि सेवा एक भाव है। उपाय पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ परिणाम जो आप लोगों ने हम तक भेजे हैं उसको पहले दिखाते, उसके बाद हम उपाय की दिशा में आगे और बढ़ेंगे। स्वास्थ्य सुविधाएं आम लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगी। विकास का मतलब होना चाहिए देश के अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचे। अगर देश के अंतिम व्यक्ति तक विकास नहीं पहुंच पा रहा है तो कहीं ना कहीं अभी भी काफी विकास की जरूरत है। विकास का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और अस्पताल तो खड़े कर दिए, मगर उन तक गरीब आदमी की पहुंच तक नहीं। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सरकारें बजट बढ़ाएं। 2016 और 17 के बजट में केंद्र सरकार ने बढ़ोतरी की है। सरकार ने 3000 नए ड्रग्स स्टोर खोलने की अनुमति दी है। बुजुर्गों के लिए 30,000 करोड़ की राशि की बढ़ोतरी की है। लेकिन इन सुविधाओं को आम जन तक पहुंचाना जरूरी है। सुविधाओं के लिए गरीब अमीर में अंतर होता रहेगा।
अगर कोई गरीब है तो उसे किसी भी सुविधा के लिए इंतजार करना होता है, वहीं कोई अमीर ज्यादा पैसे खर्च करके गरीब के हिस्से की सुविधाओं को खरीद लेता है। ऐसे में गरीब अमीर के बीच की खाई और बढ़ जाती है। प्रदेश सरकारें ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने पर ध्यान दें। प्रदेश सरकारों को प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए बजट बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सरकारों को स्वास्थ्य सेवाओं पर अपनी मशीनरी लगानी होगी। विकास का मतलब लोगों का स्वस्थ रहना भी होता है। गरीब लोग अपने आप को देश और दुनिया से अलग समझने लगेंगे। अगर किसी देश में बड़े बड़े अस्पताल हों, दुनिया की सबसे अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हों, लेकिन उन तक गरीब लोगों की पहुंच ना हो, तो ऐसे में ऐसी सुविधाओं का कोई मतलब नहीं है। ऐसे में गरीब खुद से पूछेगा कि तूने ऐसे समाज में जन्म ही क्यों लिया? क्यों यहाँ मेरे लिए कुछ नहीं? सब पैसे वालों के पास ही क्यों है? एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा कि जो एम्बुलेंस की और शव वाहिनी की हम बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ लोगों का सुझाव ये भी है कि जो लावारिश लाशें तमाम शहरों में, खास करके शहरों में लावारिश लाशें पाई जाती हैं, उसकी अंत्यविधि की कोई व्यवस्था, कोई बजट सरकारों के पास नहीं होता। स्थानीय निगम से लेकर पुलिस वाले ऐसे ऐसे हालातों में उन शवों की, मतलब मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता, इस शो में इतना भावुक हो जाऊंगा, ऐसी स्थिति हो जाती है। हम उसको भी करने के लिए समाज को आगे आने के लिए कह रहे हैं। हम दिल्ली में बैठकर सब जगह नहीं कर पाएंगे। आप में से ही जो लोग ये काम करना चाहते हैं, उनको हम यहाँ से सुविधा, यहाँ से उसका संयोजन करने की सारी सिस्टम दे सकते हैं। क्यों ना हम अपनी जगह पर एक आकर सुदर्शन रिलीफ फंड के साथ इस मिशन को भी करें। जहां संभव हो उतना तो कर ही सकते हैं ना, क्योंकि अंधेरे के खिलाफ केवल चिल्लाने से काम नहीं बनेगा। उसको अगर भगाना है तो दीपक जलाना पड़ेगा, और वो दीपक जलाने का काम अगर आज के कार्यक्रम से हम करते हैं तो निश्चित तौर पर हम इस अंधेरे को हमेशा के लिए भगा सकते हैं। क्या उपाय हो सकते हैं, देखिए। हर प्राइवेट अस्पताल को गरीबों के इलाज के लिए आगे आना चाहिए। प्राइवेट अस्पताल बड़े व्यवसायियों के होते हैं, इन्होंने बिजनेस करने के लिए ही अस्पताल खोले हैं, लेकिन अस्पताल मालिकों को चाहिए कि गरीबों के इलाज के लिए वो भी आगे आएं, क्योंकि इससे गरीबी भी कम होगी और लोग स्वस्थ भी होंगे। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दें। सरकारी अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही है क्योंकि अस्पतालों की कमी है। ऐसे में सरकार को नए अस्पतालों को मंजूरी देनी चाहिए, क्योंकि बीमारियां बढ़ रही हैं और लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं। मनुष्य को मानवता नहीं छोड़नी चाहिए। अगर मनुष्य ने मानवता छोड़ दी तो फिर वो मनुष्य ही नहीं रहेगा, क्योंकि मानवता मनुष्य का गुण है। अगर मनुष्य में मानवता नहीं बचेगी तो वो राक्षसी कहलाएगा। ऐसे में मनुष्य जीता जागता राक्षस बन जाएगा। विकास को सर्वोन्मुखी बनाया जाए। प्रधानमंत्री भी गरीबों के विकास पर जोर देने की बात करते हैं। सभी राज्य सरकारों को गरीबों के विकास पर ध्यान देना होगा। अगर गरीब तक विकास नहीं पहुंच पाता तो फिर विकास के कोई मायने नहीं है। दोनों अतिथियों के पास चलते हैं, नरेश जी के पास। पहले नरेश जी 10 सेकंड में अंतिम प्रतिक्रिया उपाय के तौर पर। सुरेश जी, सरकार और समाज को ज़्यादा संवेदनशील होना है। जो पैसा जिस काम के लिए अलॉट होता है उसमें भ्रष्टाचार ना हो, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। धन्यवाद। भ्रष्टाचार को रोककर पैसे को बचाकर समाज के पास लेके जा सकते। प्रीति जी 10 सेकंड में। भारतीय संस्कृति की बात करेंगे, मूल्यों को बचाने की बात करेंगे, स्वधर्म की बात करेंगे, अपने आप को जगाने की बात करेंगे, अपने आसपास के वातावरण को प्रतिकूल बनाने की बात नहीं करेंगे। हम बिल्कुल उसको सबके लिए सकारात्मक बात करेंगे, सकारात्मक सोच रखेंगे। मित्रों, मैंने ये घटना जब घटी थी तो किसी ने कई प्रतिक्रिया दी थी। मैंने भी एक कविता मेरे सारे सोशल मीडिया के हैंडल पर डाली थी। इस कार्यक्रम में उसको पढ़ने का पहली योजना नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम में इस कविता के बगैर अधूरा है, और इसलिए मैं मोबाइल से ही इस कविता को पढ़ता हूं। यह कविता है मांझी के उस शव को अपने कंधे पर ढोकर जब वो जा रहा था, जो चित्र में हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद मांझी के मन ने क्या सोचा होगा, इस पर लिखी हुई ये कविता है। मांझी की अभिव्यक्ति को समर्पित करते हुए मैं इसको कहता हूं, जो अपने पत्नी को कहता है मांझी, संगिनी तो क्या हुआ जो 4 कंधे ना मिले। संगिनी तो क्या हुआ जो 4 कंधे ना मिले, मैं अकेला ही बहुत हूं, चल सकूं लेकर तुझे मोक्ष के उस द्वार पर, धिक्कार है संसार पर। मांझी को ऐसा धिक्कार करने का 100% अधिकार है, क्योंकि कभी उसने भी दूसरों को कंधा दिया होगा, या ऐसा कंधा देने वाले लोग होते, ऐसा मानकर ही वो हम जब समाज में चलते हैं और निराशा हाथ लगती है तो व्यक्ति उसका धिक्कार करता है। और इसलिए मांझी कहता है तो क्या हुआ 4 कंधे ना मिले, मैं अकेला ही बहुत हूं, चल सकूं लेकर तुझे मोक्ष के उस द्वार पर,
धिक्कार है संसार पर। 7 फेरे जब लिए थे 7 जन्मों के सफर तक, एक जीवन तो चलो बीता 7 यद्यपि मध्य छूटा, किंतु शह शेष है अब भी तुम चलो, आता हूं मैं भी करके कुछ दायित्व पूरे, है जो कुछ सपने अधूरे, चल तुझे मैं छोड़ आऊं देह हाथों में उठाकर, टूट कर न हार कर। इतना होने के बाद भी कह रहा है कि टूट कर न हार कर, धिक्कार है संसार पर। तू मेरी है मैं तुझे ले जाऊंगा, तू मेरी है मैं तुझे ले जाऊंगा, धन नहीं पर हाथ न फैलाऊंगा, मिल 12 क्या चला, मिल 12 क्या चला, जो होता 1200 भी यूं ही ले चलता तुझे कंधे पे ढोकर। कोई आशा नहीं है मुझको किसी से, दुख बहुत होता है मुझको, क्योंकि होना भी स्वाभाविक है ऐसी स्थिति में। मांझी कहता इस कविता में अपने पत्नी को कि दुख मुझको होता है बहुत लोगों के व्यवहार पर, और इसलिए संगिनी धिक्कार है संसार पर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।